नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चहेती जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जल्द सुनवाई की अपील कर सकती है ताकि जल्द से जल्द फैसला आ जाए। और ईडी का मानना तो यह है, ईडी कम से कम यह चाहती है, और जब मैं कह रहा हूं कि ईडी ये चाहती है तो इसका मतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन इसी के साथ दूसरा सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अमित शाह ममता बनर्जी को जेल भेजना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ममता बनर्जी को जेल भेजना चाहती है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को जेल भेजना चाहते हैं? क्यों? यह सवाल क्यों उठ रहा है? जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लेकर गई? सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग करने वाली है ईडी? और सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखती है ईडी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार? और उसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल आमतौर पर यह उठता है कि क्या इस चुनाव के मौसम में, जब कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने जैसी बड़ी गलती कर सकता है? क्या इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान लेने को तैयार है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल का दरवाजा दिखा चुकी है, जेल भेज चुकी है, और वो भी बिल्कुल चुनावी मौसम में। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हालांकि उन्होंने इतनी मोहलत ली और नैतिकता का पालन करते हुए गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप दिया। उनको गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब एक तरह से टूट जाएगा। एक समय लगा ऐसा होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा किया, जो कुछ ही दिनों बाद भाजपा ही बन गए। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए जांच एजेंसी के खिलाफ हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। हेमंत सोरेन बाहर निकले तो पता लगा कि भैया जिनको वो मुख्यमंत्री बनाकर गए थे वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी तरह से हटे। उसके बाद वो उन्होंने पार्टी छोड़ी, बगावत कर दी। उसके बाद चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव जिता दिया। उस समय तमाम लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने लिया। हालांकि बाद में झारखंड की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। उसी तरह से क्रांतिकारी मुख्यमंत्री मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो क्रांति की धारा से निकले हैं। बाद में कितने क्रांतिकारी रह गए वो तो खैर आप सोचिएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, सेटिंग मुख्यमंत्री थे। अब अरविंद केजरीवाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल में रहे, कई तरह की पाबंदियां लगी, कई तरह की बंदिशें लगी, बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली, जमानत पर वो बाहर आए। लेकिन बाहर आकर उनको लगा कि भैया जितनी शर्तें कोर्ट ने थोप दी है वो मुख्यमंत्री का कामकाज तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने फिर अपनी पार्टी के महिला विधायक आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो आम आदमी पार्टी को लेकर जो एक परसेप्शन बना, विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो एक जगह बीजेपी का मंसूबा कामयाब हो गया दिल्ली में, लेकिन एक जगह बीजेपी का मंसूबा नाकामयाब हो गया झारखंड में। तो 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर का किस्सा मैं आपको सुना चुका हूं। तो अगर आपके मन में यह हो कि चुनावी सीजन में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेल भेजने का जोखिम नहीं ले सकती, तो अपने दिलो दिमाग से यह निकाल दीजिएगा। आईपैक पर ईडी की छापेमारी के साथ जो राजनीतिक बवाल शुरू हुआ, जो राजनीतिक घमासान शुरू हुआ, ईडी का आईपैक पहुंचना, ये वही कंपनी है जिनकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि वो कानूनी तौर पर इस कंपनी से नहीं जुड़े हुए, लेकिन आईपैक आज भी तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतियों को बनाती है और ग्राउंड जीरो पर जाकर उसको इंप्लीमेंट भी करती है।
तो जैसे ही आईपैक पर छापा पड़ा, ममता बनर्जी तुरंत पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो है वो हमारी पार्टी की रणनीति, आंकड़े, उम्मीदवारों से जुड़े तथ्य, वो तमाम फाइलें जो हैं वो चुराना चाहती है। ये आरोप अमित शाह पर ममता बनर्जी ने लगा दिया। ममता बनर्जी वहां से कुछ फाइलें लेकर निकली, कुछ कागज लेकर निकली। फिर उसके बाद ईडी ने कहा कि भैया हमसे फाइलें छीन कर ले गई। तो दोनों तरफ से आरोप लगाए गए। उसके बाद ममता बनर्जी की पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर लिए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई, भीड़ इतनी ज्यादा थी, जज लगातार कोर्ट रूम खाली करने को कहते रहे, लेकिन कोर्ट रूम खाली नहीं हो पाया। तो अंततः हाईकोर्ट सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। अब हाईकोर्ट की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट की सुनवाई के स्थगन होने के बाद, हाईकोर्ट में सुनवाई के स्थगित होने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा था कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ममता बनर्जी ने पहले ही कैविएट दाखिल कर दी कि भैया अगर कोई भी आए इस मामले पर तो अंतिम फैसला करने से पहले हमारा पक्ष भी एक तरह से सुना जाए। और ईडी जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर अड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि फिर गलत क्या है? भैया जांच एजेंसियां गई, जांच एजेंसी ईडी के अधिकारी गए, केंद्रीय जांच एजेंसी है। अब आप तर्कों में उलझते रहिए, आप तमाम चीजें कहते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कभी गलती मानेगी नहीं और कई अन्य तरह के तर्क आपके सामने रख देगी। लेकिन अभी बड़ा गजब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता जो बोल रहे हैं, दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे हैं, जांच एजेंसी ईडी भी वही भाषा बोल रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी समेत तमाम नेता कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर रविशंकर प्रसाद यानी बीजेपी का आलाकमान भी कर रहा है और जांच एजेंसी ईडी भी यही मांग कर रही है। और इसी मांग को लेकर, याचिका को लेकर ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और आईपैक रेड मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर जो की है, उसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी ने जो आरोप लगाया है उसमें कहा है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बाधा डालने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और उन्हें नष्ट करने के मामले में इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दी जानी चाहिए। और ईडी जो है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने का आग्रह कर सकता है। यानी ईडी जो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल सुनवाई करे और फैसला करे। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूं कि ईडी का आरोप है कि आईपैक के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कोलकाता में हुई रेड में राज्य मशीनरी ने जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और उन्हें नष्ट भी किया। सीधे सीधे ईडी आरोप लगा रही है कि कानून के रक्षक ही एक गंभीर कॉग्निजेबल अपराध में शामिल हो गए। एफआईआर दर्ज करने की मांग इसलिए की गई क्योंकि ईडी अधिकारियों को डराया धमकाया गया और उनके पास मौजूद महत्वपूर्ण फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो थे वो चुरा लिए गए, छीन लिए गए। जांच एजेंसी ने जो मांग की कि निष्पक्ष जांच करने के लिए एजेंसी के अधिकार को राज्य मशीनरी ने बाधित करने का काम किया। और ईडी ने इतना ही नहीं बल्कि इस घटना की सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो ईडी अलग से जांच करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, सीबीआई अलग से जांच करेगी तो सीबीआई भी मामला दर्ज करेगी। और सुप्रीम कोर्ट में ईडी का पहुंचना, अगर इसमें ईडी के पक्ष में फैसला आ गया तो आप ये तय मानकर चल लीजिए कि ईडी भी एफआईआर दर्ज करेगी और सीबीआई भी एफआईआर दर्ज करेगी। ईडी साफ साफ ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर भारतीय न्याय संहिता की 17 धाराओं के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार बिल्कुल साफ साफ देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कल पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन छापेमारी के अगले दिन ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे और ममता बनर्जी खुद कोलकाता में एक बड़ी रैली का नेतृत्व करते हुए कोलकाता की सड़कों पर उतर आई थी। और इसलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सीधा सीधा है कि अमित शाह के कहने पर उनकी चुनावी रणनीति, उनकी चुनावी स्ट्रेटेजी को चुराने के लिए जो है वो ईडी के अधिकारी आईपैक के दफ्तर पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर वही सवाल कि क्या अमित शाह इस मौके पर, क्या नरेंद्र मोदी इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर सकते हैं?
अब इसके दो तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं, दो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। दोनों तथ्यों को मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला ईडी के पक्ष में आता है तो यह तय मानकर चल लीजिए कि एफआईआर तो होगी। और जैसी कि आदत है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की, वो अलग अलग एजेंसियों को लगा देगी। तो ईडी भी हो सकता है एफआईआर दर्ज कर ले, सीबीआई भी हो सकता है एफआईआर दर्ज कर ले, और फिर इस बहाने तृणमूल कांग्रेस में अधिकारियों को चुनाव से पहले एक मैसेज दे दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 महीने का लगभग समय है चुनाव का। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की लॉबी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो पुलिस मशीनरी हो, चाहे वहां के जो सिविल सर्वेंट हो, चाहे चुनावी प्रोसेस में जुड़ने वाले अधिकारी हो, उन तमाम लोगों को दबाव में उस एफआईआर के जरिए लिया जा सकता है। जब डीजीपी के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो है वो डरा सहमा हुआ रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के अपने नुकसान है, जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को पता है दोस्तों। लेकिन एफआईआर दर्ज करके उन पर दबाव डालने की कोशिश जरूर की जाएगी। और अगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार राज खोलती रही, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ सबूत है एक पेन ड्राइव में, और आगे कई तरह के पेन ड्राइव और कई तरह के सीडी की बातें कही जाती रही हैं, तो अगर उस तरह से ममता बनर्जी लगातार एक एक करके सबूत इस देश की जनता के सामने, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखती हुई नजर आएंगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेनकाब करती हुई नजर आएंगी, या दूसरे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहूं कि पहले राउंड में जो ममता बनर्जी भारी पड़ गई हैं, अगर आने वाले दिनों में भी ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर भारी पड़ती हुई नजर आएंगी, तो फिर एक इशारा जाएगा जांच एजेंसियों के पास कि जाइए गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी हेमंत सोरेन नहीं है, पश्चिम बंगाल झारखंड नहीं है, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, और पश्चिम बंगाल दिल्ली भी नहीं है। ममता बनर्जी लड़ने के लिए जानी जाती हैं, ममता बनर्जी अड़ने के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी ने इस देश की राजनीति को यह सिखाया है कि अड़कर लड़कर लेफ्ट फ्रंट जैसे सरकार को भी सत्ता से बाहर किया जा सकता है। और वो लगातार, वो ममता बनर्जी जो किसी जमाने में कांग्रेस की नेत्री नहीं है, वो ममता बनर्जी जो किसी जमाने में एनडीए गठबंधन यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री नहीं है, वो ममता बनर्जी आज एक तरफ कांग्रेस से भी लड़ती हुई नजर आती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लड़ती हुई नजर आती है, पुरजोर तरीके से लड़ती हुई नजर आती है। तो उन्हें गिरफ्तार करना, जेल की सलाखों के पीछे भेज पाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा। और फिर बात वहीं कि वहां उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, तो आप ममता बनर्जी को जेल भेजकर तृणमूल कांग्रेस में विभाजन करवा देंगे, इस बात की संभावना भी बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा ना कि बीजेपी कभी कभी रिस्क ले लेती है। झारखंड में वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन दिल्ली में कामयाब हो गई। तो अब इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, और उसके बाद ईडी और सीबीआई कैसे आगे बढ़ती है। अपने दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने जैसी बड़ी गलती कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या होगा, तृणमूल कांग्रेस में क्या होगा, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर क्या होगा, और फिर कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आपको लगता है कि अमित शाह इतना बड़ा जोखिम उठा पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोगों से फिर से वही अपील करूंगा, अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए, यानी रोजाना के आधार पर अगर मैं कहूं तो 3 रुपए से भी कम का खर्च आता है। आपको अगर अपनी मीडिया बनानी है तो इतना खर्च तो मुझे लगता है कि आपको वहन करना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।